तो अब हम देखेंगे दूसरे डिसीज़ेज़ जो अभी प्रेजेंट डेज में हो रहे हैं, जैसे कि डेंगू। डेंगू जो है वो मॉस्किटो के वजह से होता है, और ये जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो अगर हम देखेंगे कि रेनी सीज़न में अगर आपको दिखाई देगा कि इधर उधर टायर्स या कोई वाटर लॉक्ड होता है, वहाँ पे बहुत सारे आपको मॉस्किटोज़ दिखेंगे। तो वहाँ पे मॉस्किटो एग्स ले करते हैं और वहाँ से बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ मॉस्किटोज़ की जनरेट होती है या तो प्रोड्यूस होती है, रिप्रोड्यूस होती है। तो डिफरेंट स्पीशीज़ जो होती है मॉस्किटोज़ की डिफरेंट डिफरेंट डिसीज़ स्प्रेड करते हैं, और डेंगू जो है वो स्प्रेड होता है बाय एडिस एजिप्टाई। ठीक है, तो एडिस एजिप्टाई इज अ मॉस्किटो स्पेशीज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ डेंगू, एंड दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय अ Den-1-4 वायरस बिलोंगिंग टू द टाइप फ्लावी वायरस। तो सिम्टम्स क्या है अभी इसके डेंगू के? एक्यूट फीवर होता है, हेडेक, वॉमिटिंग होता है, उसके बाद पेन होता है आई सॉकेट के अंदर, इज़ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम। उसके बाद डिक्रीज़ इन प्लेटलेट काउंट, हमारी बॉडी के प्लेटलेट्स जो होते हैं उनके काउंट्स में डिक्रीज़ होता है, और इसके वजह से हमको इंटरनल हेमोरेज भी होता रहता है। तो दिस आर द सिम्टम्स ऑफ डेंगू। उसके बाद आपको एक टास्क दिया गया है यहाँ पे, ये आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे एडिस एजिप्टाई का पिक्चर दिया है और बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स भी दिए हैं, और कौन सा प्रिवेंटिव मेजर हमको करना है वो भी दिया गया है। तो हमको ये सारे यहाँ पे नाम लिखने हैं, और आई होप आप सब ये कंप्लीट करोगे। उसके बाद मलेरिया जो होता है इट इज़ स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलिस, वाइल एलिफेंटाइसिस जो होता है बाय फीमेल क्यूलेक्स। आपको पता होगा ये एनोफिलिस जो है वो मलेरिया स्प्रेड करती है, फीमेल स्पेशी है मॉस्किटो की, और दूसरी जो मॉस्किटो की स्पेशी है क्यूलेक्स, इट विल कॉज अ एलिफेंटियासिस। तो एनोफिलिस जो है एंड एडिस ग्रो इन अ क्लीन वाटर वाइल क्यूलेक्स इन अ डर्टी स्वेच वाटर। ये हमको ध्यान रखना है इसका। तो नेक्स्ट जो है हमारा हम वो है स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू जो है इट इज़ अ रीज़न ऑफ इन्फेक्शन। तो रीज़न ऑफ इन्फेक्शन जो है स्वाइन फ्लू के, इट इज़ अ इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू ऑकर्स थ्रू द पिग्स एंड ह्यूमंस, और वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू द सिक्रेशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा। सिम्टम्स ये है हमको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, और थ्रोट जो है वो सोर होता है, और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है इससे। तो स्वाइन फ्लू का जो डायग्नोसिस है तो वो होता है बाय टेकिंग द लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट, एंड इट इज़ सेंट इन लेबोरेटरी। उसके बाद उसका डायग्नोसिस होता है, और डायग्नोसिस जो है वह अवेलेबल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस दिल्ली। ये दो ही जगह उनका टेस्टिंग होता है। उसके बाद है हमारा एड्स। एड्स इज़ अ एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो डिसीज़ है ये ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से फैलता है। ये डिसीज़ में क्या होता है कि नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो किसी ह्यूमन बीइंग की वो वीक होते जाती है, और ये जो डायग्नोसिस है एड्स का कैन नॉट बी कन्फर्म्ड विदाउट द टेस्ट इन मेडिकल लेबोरेटरी। ELISA टेस्ट है जिससे प्रॉपर डायग्नोसिस होता है एड्स का, और सिम्टम्स जो है एड्स के वो पर्सन स्पेसिफिक होते हैं। और हमको और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एड्स जो है वो टच करने या फूड शेयर करने से फैलता नहीं है। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर हमने फूड भी शेयर किया या टच किया तो वो फैलता नहीं है। हमको बहुत नॉर्मली बिहेव करना है HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। और HIV जो है इट इज़ स्प्रेडिंग ड्यू टू अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट। और ये जो है HIV सबसे पहले अफ्रीका में दिखाया गया था मंकीज़ में, और तब से फिर जब से ये मंकीज़ को हुआ है अफ्रीका में, फिर तब से ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और अनएड्स 85% HIV इन्फेक्शियस हमको इंडिया में भी मिले। और ये जो रीज़न था इट इज़ ड्यू टू द अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट ही HIV जो है वो स्प्रेड होते गया। उसके बाद हम देखेंगे इन्फेक्शियस डिसीजेस थ्रू एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होते हैं वो जैसे आपको पता होगा कि रैबीज़ जो होता है
या विच मेजर्स आर टेकन एट होम टू कंट्रोल द रैट्स। आपको पता है हम रैट किलर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि रैट्स आर ऑल्सो कैन ऑल्सो कॉज अ डिसीज़। आपको पता होगा प्लेग जैसा जो डिसीज़ था वो रैट्स से स्प्रेड हुआ था। इट इज़ नेसेसरी टू केयर अबाउट हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स, कैट्स एंड बर्ड्स, क्योंकि इनसे भी डिसीज़ होते हैं। वायरसेस इनमें भी प्रेजेंट रहते हैं, इनको भी वायरसेस अफेक्ट कर सकते हैं और वो ह्यूमन बीइंग को बहुत हार्मफुल होते हैं। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन पिजन्स, स्ट्रे एनिमल्स एंड ह्यूमन हेल्थ? हाँ, होता है ऐसा भी। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रैट्स, कॉकरोचेस ऑन द ह्यूमन हेल्थ? आपको पता है कॉकरोचेस जो है वो बहुत इन्फेक्शन फैलाते हैं अगर वो हमारे किचन में या फूड को टच करके जाते हैं, या रैट्स भी दे कैन अफेक्ट द our health. So first disease we will discuss infection through animals का first disease है rabies. This is a viral disease. It occurs due to the bite of the infected dog, rabbit, monkey, cat, etc. तो वायरस जो है it enters the brain via neurons. ठीक है, वायरस एंटर होता है ब्रेन में वाया न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आपको पता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से सीधा ऊपर लेके जाएंगे वायरस को। और हाइड्रोफोबिया जो है इसमें बहुत, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी का फोबिया रहता है, ये इसका सिम्टम होता है ये डिसीज़ का। ये फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। जिसको भी ये रैबीज़ हुआ है उसमें हमको हाइड्रोफोबिया दिखाई देगा। And in this case the victim show extreme fear of water which is known as a hydrophobia. Rabies जो है वो fatal disease है, however fatality can be prevented by timely vaccination before onset of symptoms. अगर हमको symptoms दिख रहा है तो हम we can take a vaccine and vaccination से ये पूरा क्लियर हो जाता है। और सिम्टम्स जो है रैबीज़ के फीवर होना, 2 to 12 वीक तक फीवर होना, एक्सारेशंस इन बिहेवियर, हाइड्रोफोबिया, ये इसके मेन सिम्टम्स है रैबीज़ के। तो सिम्टम्स जो है हमको 90 to 175 डेज़ के बाद दिखाई देते हैं, डॉग बाइट होने के बाद या कैट बाइट होने के बाद। तो ये हो गया हमारा रैबीज़। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ कौन से होते हैं। आपको पता होगा कैंसर और डायबिटीज़, हार्ट डिसीजेज़, ये सारे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है। तो ये जो हमारे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ जो है तो which will do not caused by body contact and that's why they are known as a non-infectious disease. And such disease arise in human body itself due to certain reason. Cancer जो है it is due to uncontrolled और abnormal cells growth, cells जो है वो ग्रो होने की वजह से कैंसर होता है। या तो ग्रुप ऑफ लम्स ऑफ कैंसरियस सेल्स इज कॉल्ड अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, हम उसको बोल सकते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। और कैंसर जो है वो कोई भी ऑर्गन में हो सकता है, लाइक लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूट्रस, स्किन एंड टिश्यूज़ लाइक ब्लड। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ अनकंट्रोल और एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ की वजह से ही होता है। एबनॉर्मल सेल अगर वहाँ पे ग्रोथ हो रहे हैं या किसी भी बॉडी पार्ट, बॉडी ऑर्गन में, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे कैंसर ग्रो हो रहा है। रीज़न जो है कंजम्पशन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, जैसे कि अगर हमने फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं तो उससे भी हो सकता है, क्योंकि उसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर हमारे बॉडी का फ़ाइबर अगर कम हो गया तभी भी हमको कैंसर होने का बहुत चांसेस रह सकता है। और जंक फूड भी हमको नहीं खाना चाहिए। ये सारे जो है, और हेरिडिटी भी कभी कभी, हेरिडिटी मतलब आपको पता होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो डिसीज़ ट्रांसफ़र होते हैं उससे भी कैंसर हो सकता है। तो सिम्टम्स क्या है उसके? तो क्रोनिक कफ, हॉर्स वॉइस, ठीक है, वॉइस में भी थोड़ा सा ऐसा हार्शनेस आता है, डिफ़िकल्ट इन स्वॉलोइंग, ये सारे सिम्टम्स है कैंसर के। इनक्यूरेबल स्कार एंड इन्फ्लामेशन, लम्स इन ब्रेस्ट, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, दिस इज़ ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ कैंसर। उसके बाद का डिसीज़ है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है ये हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड जो हो रहा है हमारे पैनक्रियाज में, इसके वजह से होता है। जैसे कि हार्मोन इंसुलिन जो प्रोड्यूस्ड हुआ इन पैनक्रियाज कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड। अगर इंसुलिन सीक्रेट होना कम हो गया तो ग्लूकोज की लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकेगी, और इसके वजह से जो डिसऑर्डर होता है ड्यू टू
अनकंट्रोल्ड और अनकंट्रोल ग्लूकोज लेवल क्यों होगा? ये ग्लूकोज की लेवल कंट्रोल क्यों नहीं होगी? क्योंकि इंसुलिन जो है वो कम सीक्रेट होता है हमारे पैनक्रियाज में। हमारे स्टमक में पैनक्रियाज रहते हैं जहाँ पे इंसुलिन सीक्रेट होते रहता है, विच विल हेल्प टू कंट्रोल अवर ग्लूकोज लेवल। हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल वो कंट्रोल करेगा। और अगर बॉडी का ग्लूकोज लेवल अच्छे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हमारे बॉडी में इंसुलिन जो है वो सीक्रेट होना कम हो गया है, मतलब सीक्रेटेड इन लो क्वांटिटी, और इसकी वजह से जो हमको डिसऑर्डर होगा, एंड दैट डिसऑर्डर इज़ नोन एज अ डायबिटीज़। सिम्टम्स जो है उसके फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, इंक्रीज्ड ओबेसिटी और वेट लॉस। एक तो वो इंसान बहुत ओबेस्ड हो जाएगा या तो उसका वेट लॉस होगा। रीज़न जो है डायबिटीज़ का हेरिडिटी हो सकता है। अगर पहले की जनरेशन को डायबिटीज़ है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में वो पास ऑन हो सकता है। ओबेसिटी, ओवरवेट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ अ डायबिटीज़। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर डायबिटीज़। मेंटल स्ट्रेस से भी डायबिटीज़ होता है। तो प्रिवेंटिव मेजर ये है कि हमको प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, एंड इट विल हेल्प टू कंट्रोल द डायबिटीज़। तो नेक्स्ट हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ जो है वो है हार्ट। और हार्ट जो है इट इज़ इफिशियंसी ऑफ हार्ट डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई एंड देयर बाय ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। तो अगर हमारे हार्ट को ऑक्सीजन बराबर सप्लाई नहीं हो रहा है, उसके वजह से हार्ट डिसीज़ होना शुरू हो जाते हैं। और हार्ट जो है वो कम ऑक्सीजन और कम न्यूट्रिएंट सप्लाई की वजह से स्ट्रेस ये करेगा, स्ट्रेस महसूस करेगा, और उसके वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। एक स्ट्रेस परफॉर्म होगा उनके ऊपर, इट विल हैव सम स्ट्रेस ऑन हार्ट टू इफ़ अगर हमको न्यूट्रिएंट सप्लाई और बराबर से ब्लड या ऑक्सीजन हार्ट तक सप्लाई नहीं हुआ तो उसके वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। एंड इफ़ समवन हैज़ अ हार्ट अटैक, इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी। हर एक जो डिसीज़ है उसमें स्पेसिफिक मतलब डिसीज़ को स्पेसिफिक रीज़न है। जैसे डिसीज़ जो है ये किसी डिवाइन कॉज या हेटिंग से ये नहीं होने वाला है। हमको डिसीज़ जिसको भी हुआ है उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना है, उसके साथ अच्छे से रहना है। दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रीटमेंट फॉर दैट पेशेंट। जैसे वन शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्टम्स। हार्ट अटैक अगर किसी को आने वाला है तो वो कैसे पता चलता है? चेस्ट में पेन होता है, शोल्डर्स में पेन होता है, नेक और आर्म्स में भी मतलब पेन या क्रैम्प्स आ सकते हैं। उसके बाद हैंड में क्रैम्प्स आते हैं, अनइजीनेस होती है और ट्रेमर्स होता है। तो रीज़न जो है हार्ट अटैक आने का, इट इज़ अ सिंपल रीज़न। स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर ब्लॉकिंग अवर हार्ट। हमारे हार्ट ब्लॉकेज का रीज़न स्मोकिंग हो सकता है, क्योंकि स्मोकिंग करने से हमारे हार्ट में जो वेन्स है वो ब्लॉक हो जाती है। उसके वजह से फिर उसके ऊपर एक ही ये है कि हमको ये करना पड़ता है, ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास सर्जरी कर सकते हैं। अल्कोहलिज्म इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर हार्ट अटैक। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडिटी, मेंटल स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी, ये सारे जो है दिस आर द रीज़न फॉर हार्ट अटैक विच विल लीड टू द हार्ट अटैक। तो नेक्स्ट जो है अभी एंजियोप्लास्टी, एक उसके ऊपर का सोल्यूशन है बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट डिसीज़ का। हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ पेस मेकर। ये सारे जो है दे आर द मेजर्स, और प्रिवेंटिव मेजर्स भी बोल सकते हैं, तो ट्रीटमेंट्स भी बोल सकते हैं फॉर द हार्ट डिसीजेस। तो मिसयूज़ अगर किया हमने मेडिसिन्स का तो उससे भी बहुत सारे डिसीज़ हो सकते हैं। ओवरडोज अगर हुआ किसी मेडिसिन का तो हमारे बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ओवरडोज ऑफ पेन किलर्स। हमारा नर्वस सिस्टम जो है पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, लीवर, इसको डैमेज कर सकता है। और अगर हमने एंटीबायोटिक्स का अगर ओवरडोज लिया तो हमको नॉशिया, स्टमक एक, डिसेंट्री, रैश, वाइट पैचेस जो है टंग पे, ये सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं एंड इट विल लीड टू अ डिसीज़ इनडायरेक्टली। तो हमको मेडिसिन का मिसयूज़ भी नहीं करना है। हमको मेडिसिन जो है वी हैव टू टेक इट अंडर द
डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ओनली, अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो ही हमको मेडिसिन लेने हैं। अननेसेसरीली पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए। वी शुड अवॉइड इट टू टेक विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम डॉक्टर्स। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा, इट इज़ अ जेनेरिक मेडिसिन। तो जेनेरिक मेडिसिन जो है उनको हम लोग जनरल मेडिसिन भी बोलते हैं। दे आर मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पैटर्न या किसी डिस्क्रिप्शन के, मतलब प्रिस्क्रिप्शन के वही हमको मिल जाते हैं। जैसे कि मेडिसिन आर एट अ पार इन क्वालिटी विद द ब्रांडेड मेडिसिन। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज़ वेरी लो ड्यू टू द फ्यूअर एक्सपेंसेस ऑन रिसर्च एज देयर फार्मूला इज़ रेडिली अवेलेबल। ये बहुत सस्ते में मिल जाती है हमको। और ये जो मेडिसिन हैं इनके ऊपर रिसर्च भी बहुत कम करना पड़ता है, तो वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। ऐसे मेडिसिन को हम लोग बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन, जो हमको विदाउट किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन भी मिल सकती है। किसी विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से भी मिल सकता है, अगर जैसे कि कफ कोल्ड की होती है या किसी भी ऐसे नॉर्मल डिसीज़ की होती है, तो वो जो मेडिसिन है वो हमको इजीली अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि ये मेडिसिन जो होती है इसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है बहुत कम होता है। और हम उसको बोल सकेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग भी और डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका बहुत इजीली हो जाता है। तो नेक्स्ट है लाइफस्टाइल एंड डिसीजेस। लाइफस्टाइल्स जो है includes a daily routine and type of food. Nowadays habits like staying in bed till late night, उसके बाद हम लोग बहुत देर तक उठते नहीं हैं या बहुत देर तक सोते नहीं हैं। हमको बहुत हमारा जो खाना खाने या मील लंच डिनर टाइमिंग जो है वो अगर फिक्स नहीं है, या फिज़िकल एक्सरसाइज हम बराबर से नहीं कर रहे, या जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो इससे भी बहुत सारे डिसीजेज़ जो है वो अराइज हो रहे हैं। ड्यू टू दिस सच पीपल आर गेटिंग सिक फ्रिक्वेंटली, एंड इफ फ्रिक्वेंसी ऑफ बिकमिंग सिक इज़ टू बी लोवर्ड, तो पीपल शुड फॉलो राइट लाइफस्टाइल। अगर हमको बीमार पड़ने की या बीमार होने की या डिसीज़ कम करना है, अगर हमारे खुद के लाइफस्टाइल में डिसीज़ होने की जो चांसेस है वो अगर हमको कम करना है, तो हमको हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। हमको सफिशिएंट स्लीप लेनी पड़ेगी, हमको राइट फूड खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज जैसे कि योगासन, प्राणायाम, फिज़िकल एक्सरसाइज हमको करना चाहिए। फिज़िकल एक्सरसाइज जो है वो खुद की कैपेसिटी के ऊपर नहीं करनी चाहिए। जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ऊपर अगर हम फिज़िकल एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी हमारी बॉडी को हार्म होता है। तो प्राणायाम और योगासन शुड बी परफॉर्म अंडर द एक्सपर्ट्स सुपरविजन। सी द वीडियोज़ ऑफ प्राणायाम एंड योगासन। उसके बाद वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्फेक्शियस डिसीज़ से प्रिवेंट होने के लिए। फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज़ वी शुड टेक अ वैक्सीनेशन, या हमको वैक्सीन लेना चाहिए उस चीज़ का, किसी भी डिसीज़ का। कलेक्ट द वैक्सीनेशन स्केड्यूल चार्ट फ्रॉम नियर बाय क्लिनिक एंड स्टडी इट, और हमको उससे पता चलेगा कि प्रॉपर कौन से एज में जब बेबी बॉर्न होता है तो वहाँ से लेके अप टू अवर लास्ट स्टेज देयर आर अ वैक्सीनेशन। तो आपको पता चलेगा, अगर आपने वैक्सीनेशन चार्ट देखा तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट स्टेजेस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ यू विल हैव अ डिफरेंट वैक्सीनेशन। तो आपको हर एक स्टेज पे लाइफ के वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। या तो कोई नया डिसीज़ आता है तो उसको भी हमको फेस करना है थ्रू अ वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन इज़ अ easy way from spreading a disease.